से हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो एक बाप और बेटे के बीच उत्पन्न मतभेद के कारण हुई थी। बाद में बेटे को अपने बाप की महान व्यक्तित्व का एहसास हुआ और उसे अपने भूल पर पछतावा हुआ और जा कर के उसने अपने पिता से क्षमा मांगी। एक मध्यम वर्गीय परिवार था जिसमें 3 भाई 2 बहनें थीं। परिवार का मुखिया होने के नाते शरद राव जी अपने एक छोटी सी सरकारी नौकरी के माध्यम से जो वेतन मिलता था उसी से ही पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे। उसी छोटी सी कमाई से अपने तीनों भाइयों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया। पढ़ाने के बाद तीनों भाइयों की अच्छी नौकरी लग गई। इतना ही नहीं, 2 बहनें थीं, उनकी भी अच्छे से अच्छे परिवार में उनकी शादी कर दी। शादी के बाद वे भी अपने घर चली गईं। जैसा कि अक्सर आमतौर पे होता है, शादी के विवाह होने के बाद और उसके साथ साथ किसी अच्छे पद पर पहुंच जाने के बाद हर कोई उसके साथ जिस किसी ने भला किया होता है उसको अक्सर भूल जाता है। ऐसा ही शरद राव के भी साथ हुआ। उनके भाइयों ने जब उनकी सरकारी नौकरी लग गई तो उसी शहर में सबसे पहले एक अच्छा सा घर बनवाया और बनवाने के बाद अपना परिवार लेकर के वहाँ पर शिफ्ट हो गए। कुछ समय के बाद अब शरद राव के भी एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसके साथ साथ 2 लड़कियां थीं। उनकी भी योग्यता के अनुसार उन्होंने शरद राव जी ने उन लड़कियों की शादी कर दी। शादी हो जाने के बाद वे सभी भी अपने घर चली गईं। बेटा अकेला था, इस कारण से वह जो कुछ भी शरद राव जितना कठिन परिश्रम करते थे वह सब कुछ उसके सामने ही घटित हुआ था। इस कारण से अपने पिता की जो कठिन परिश्रम वो करते थे वह देख करके अक्सर बहुत अधिक दुखी हुआ करता था। विशेष रूप से भाइयों का नकारापन, उनके प्रति जो एहसान फरामोशी थी उसे देख करके उसे और भी दुख होता था। अक्सर पिता से तो वह कुछ कह नहीं पाता था, लेकिन माँ से इस बात को लेकर के अक्सर नोक-झोंक होती रहती थी। एक दिन शरद राव के लड़के जिसका नाम राहुल था, वह सुबह बिना नाश्ता किए हुए ही माँ से केवल यह कहा, माँ आज मुझे जल्दी फैक्ट्री में जाना है क्योंकि वहाँ पर चेयरमैन आ रहे हैं और मैं नाश्ता नहीं कर पाऊँगा और शाम को आने के बाद करूँगा। माँ की ममता आड़े आई और उन्होंने सबसे पहले अपने पति को कहा कि आप जाकर के कृपया राहुल को नाश्ता दे आएँ क्योंकि वह बिना कुछ खाए ही सुबह चला गया। शरद राव जी ने बिना कुछ सोचे समझे कपड़े बदले और बदलने के बाद पॉलीथीन उठाई और लेने के बाद उसे अपने साइकिल में टांगा और टांगने के बाद 7 किलोमीटर की दूरी तय करके गर्मी के मौसम में हाँफते हुए वे फैक्ट्री के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गए। वहां पर गेटकीपर से कहा, यह राहुल पाटिल को भोजन दे आओ। लेकिन गेटकीपर ने कहा, इसे आप यहीं रख दें, अभी चेयरमैन साहब आए हैं और मीटिंग चल रही है, किसी कारण से वो बाहर नहीं आ सकते और न ही मैं वहाँ जा सकता हूँ। आप यहाँ से जाकर के सामने एक पत्थर रखा हुआ है, वहाँ पर जाकर के आराम से बैठ जाएं। भोजन का टिफ़िन देने के बाद शरद राव जी सड़क के उस पार एक पत्थर था, उसी पर आराम से जाकर के बैठ गए। लेकिन सूर्य की गर्मी और उसकी किरणें जो थी उन्हें फिर भी प्रताड़ित कर रही थी। कुछ समय के बाद शरद राव जी ने देखा कि चपरासी ने एक फैक्ट्री के दरवाजे को खोला और खोलने के बाद एक गाड़ी आगे आगे आ रही थी तथा उससे पीछे कुछ लोग आ रहे थे और उसके पीछे भी बहुत सारे लोग उस प्रमुख व्यक्ति को घेर करके आ रहे थे। संयोग से जो व्यक्ति सबसे आगे आगे चल रहा था उसकी नज़र सड़क के उस पार एक पत्थर पर बैठे हुए शरद राव जी के ऊपर पड़ी। उसने गेटकीपर से पूछा, ये कौन है? तो उसने बताया कि अपने यहाँ जो काम करने वाले राहुल सर हैं, उनके कोई है जो कि भोजन लेकर के आए थे। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम उन्हें बुलाओ। गेटकीपर भी यह सुन करके बहुत आश्चर्यचकित रह गया कि आखिर चेयरमैन उस आदमी से क्यों मिलना चाहते हैं। लेकिन चूंकि उनका आदेश था और इसके बावजूद भी वह जाकर के
राहुल के पिता को बुला लाया। अब आने के बाद उस चेयरमैन ने दूर से ही देख कर के कहा कि आप तो वही नारायण राव जी हैं ना, जो कि वहाँ पर इस शहर की एक छोटी सी गली में एक पुराने से मकान में रहते हैं। तो उसके बाद नारायण राव जी ने कहा हाँ, लेकिन उन्होंने उससे पूछा कि तुम मुझे कैसे जानते हो। उस पर उसने कहा, महोदय, मैं आपका एक सबसे नटखट शिष्य हूँ, जो कि इस कंपनी का आज की डेट समय प्रबंधक हूँ, और इतना ही नहीं, इस पूरे फैक्ट्री का मैं चेयरमैन भी हूँ। लेकिन मुझे यह देख कर के आश्चर्य हुआ कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तब शरद राव जी ने बताया कि मेरा बच्चा आपकी इसी फैक्ट्री में एक कर्मचारी की भांति काम करता है। तो उन्हें सुन कर के यह बहुत आश्चर्य हुआ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप वहाँ क्यों खड़े हैं। लेकिन शरद राव जी ने कहा नहीं, गेटकीपर ने कहा कि आप वहाँ बैठिए, इस कारण से मैं वहाँ बैठ कर के इंतज़ार कर रहा था। इस पर चेयरमैन ने उस गेटकीपर को लताड़ लगाई, और लताड़ लगाने के बाद कहा, आइए आप मेरे साथ चलिए और आप थोड़ा सा विश्राम कीजिए, वहाँ पर हम सभी ढेर सारी बातें करते हैं। इतना कहने के बाद उस व्यक्ति ने शरद राव जी को अपने साथ ले जा कर के जो मैनेजर की सीट थी और उसके बगल में जो चेयरमैन की सीट थी, उस चेयरमैन की सीट पर उस नारायण राव जी को बैठाया। कहा, आपकी सीट यहाँ है, सबसे पहले आप यहाँ बैठिए, और मैं आपका शिष्य हूँ, आज मुझे आप अपनी सीट पर बैठ कर के मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसके बाद हम ढेर सारी बातें करेंगे। हालांकि शरद राव जी को यह देख कर के बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्हें इतना सम्मान क्यों मिल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा, मैं आपका वही शिष्य हूँ जो जिसे आपने पहली बार मुझे पीटा था, और आपके पीटने के कारण ही मैं आज इस पोस्ट पर बैठा हूँ। सबसे पहले मैं 9वीं कक्षा तक शहर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्माननीय व्यक्ति का पुत्र होने के कारण बहुत अधिक खुराफात करता था, और इसके साथ साथ कक्षा से अक्सर बंक मार करके फिल्में देखता था। लेकिन जब उस बार आपने पहली बार मेरी माँ के कहने पर मेरे घर आकर के जब आपने पढ़ाना शुरू किया, तो अन्य शिक्षकों की बात मैंने भी आपके प्रति अपनी खुराफात शुरू कर दी। लेकिन जब आपने पहली बार पीटा, तो दूसरे दिन से मैं नियमित रूप से आपकी कक्षाओं को पढ़ने लगा, और इसके साथ ही साथ 9वीं कक्षा मैंने सबसे अच्छे अंकों में प्राप्त की, और 10वीं कक्षा में तो मैं मेरिट में पास हुआ। इतना ही नहीं, 11वीं और 12वीं जाते जाते तो मैंने शहर में एक अच्छा स्थान प्राप्त किया, और इसके साथ ही साथ अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद पिताजी ने मुझे अमेरिका भेज दिया, और वहाँ से मैंने MBA की डिग्री ली, और डिग्री लेने के बाद वहाँ भी मैंने अपने इंस्टीट्यूट में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। और उसके बाद पिताजी ने कहा कि तुम आकर के यहाँ पर मेरे इस व्यवसाय को आगे बढ़ाओ, और यहाँ आने के बाद आज मैं इस कंपनी का और विशेष रूप से इस फैक्ट्री का न केवल प्रबंधक, उसके साथ साथ इसका सभापति भी हूँ। इतना कहने के बाद तो उस चेयरमैन ने कहा, महोदय, आज मैं जो कुछ भी हूँ यह केवल और केवल आपके कारण हूँ। अगर आपका उस दिन इस तरह से मुझे आपके द्वारा मैं पीटा ना गया होता, तो आज शायद मैं भी शहर के उन आवारा बच्चों के साथ ही की तरह से होता। इसके साथ ही साथ उन्होंने फिर इसके बाद राहुल को बुलाया और कहा, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम एक ऐसे पिता के पुत्र हो जिसकी कि आज न केवल इस शहर में बल्कि इस पूरे राज्य में बहुत से अधिक प्रतिष्ठित और बहुत से अधिक सम्माननीय लोग वो स्थान पा रहे हैं। उसके साथ ही साथ उन्होंने उस चेयरमैन ने कहा, महोदय, आज से आपको उस पुराने घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे इस शहर में 2-3 अच्छे बंगले हैं, मैं उन बंगलों में से एक को आपके नाम कर देता हूं, और आप सपरिवार आकर के वहीं पर रहें, और उसका जितना भी खर्चा होगा यह हर महीने मैं स्वयं अदा करूंगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने पूछा, राहुल की अभी शादी नहीं हुई है? तो उन्होंने कहा, नहीं, अभी इसका कुछ व्यस्तता के कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहा कि ठीक है, उसके लिए भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राहुल की शादी आपने अगर देख लिया है तो उसे अगले महीने ही तय कर दीजिए। उसका जितना भी खर्चा होगा वह इसी शहर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही विवाह भवन है, वहाँ उसके मालिक वह आप ही का पढ़ाया हुआ एक शिष्य है, उससे मैं बात कर लेता हूँ, और वहाँ पर ही आपके पुत्र राहुल की शादी होगी। इतना कहने के बाद ये सारी और भी बताया कि और भी आपको जिस किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो
उस सभी चीज़ों को आप निसंकोच मुझे जब भी चाहें, जिस किसी समय चाहें मुझे बता दिया करें, मैं उसकी पूर्ति करूँगा। और इतना ही नहीं, अंत में उस सभापति ने राहुल को बुला कर के कहा, बेटा ये तुम्हारे पिताजी नहीं, बल्कि ये मान लो कि पता नहीं कितने लोगों के भाग्य विधाता हैं, और इनके द्वारा दिए गए संस्कार और इनके द्वारा दिए गए ज्ञान से ही न केवल आज मैं इस स्थान पर पहुंचा हूं, बल्कि जहां तुम्हारी शादी होने वाली है वह भी आज लाखों में नहीं करोड़ों रुपए में खेल रहा है। इतना ही नहीं, मैं कितने लोगों का की गिनती कराऊं, आज इस शहर में बहुत अच्छे और नामी प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से उन्हें गिना जाता है। हाँ, ये तुम्हारे पिताजी हैं, और चूँकि तुम मेरे कंपनी में एक कर्मचारी हो, इसलिए तुम कर्मचारी बाद में हो, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं तुम्हें यह कहूँगा कि अपने पिताजी का और अपने माताजी का हमेशा ध्यान रखना। ये एक ऐसी विभूति हैं, ये एक ऐसा व्यक्तित्व हैं, जिनकी अगर भगवान से भी तुलना की जाए तो वह कम होंगे। हाँ, अगर कभी भी इनको अगर तुमने परेशान किया और मुझे शिकायत मिल गई, तो मैं तुम्हें इस कंपनी से और इस फैक्ट्री से निकाल बाहर करूंगा, और तुम्हें इस स्तर तक पहुंचा दूंगा कि न केवल इस ज़िले में बल्कि पूरे राज्य में तुम्हें कोई भी व्यक्ति नौकरी देने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं आशा ही नहीं, उम्मीद करता हूं यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक चीज़ यहाँ पर मैं भी आप सबको याद दिलाना चाहूँगा कि कोरोना बीमारी अभी हमसे आपसे दूर नहीं हुई है। जहाँ तक हो सके, बहुत ज़रूरत हो तभी घर से बाहर